हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टाइगर टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी विषय और यहाँ पर ये है आपका लेक्चर नंबर 6। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने देखा था 22 क्वेश्चन। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये है आपका राजन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 से, अनुस्वार किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा भी गया है। तो दोस्तों, अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है। तो अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? नाक से। और इसका जो उच्चारण होता है ये झटके के साथ होता है। जैसे ठंडा, ठंडा, ठंडा लिखा है यहाँ पे, ठंडा होना चाहिए। ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लिपि किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी कि जो भी ध्वनि हम बोल रहे हैं उस ध्वनि को हम जिस रूप में लिखते हैं वही रूप ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाती है। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि लेखन शिक्षण की कोई दो विशेषताएं बताइए। लेखन शिक्षण की दो प्रमुख विशेषताएं। इसमें पहला क्या होगा? अक्षर, शब्द, वाक्यों को स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना, ये लेखन शिक्षण की पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता क्या कि व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। तो दोस्तों ये प्रमुख दो विशेषताएं यहाँ पे कि जो अक्षर, शब्द और वाक्य हैं वो स्पष्ट हो, उनका जो स्वरूप है वो सही हो, और उनमें व्याकरण और वर्तनी भी दोनों सही होनी चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, एक सफल भाषा शिक्षक यानी कि कोई भी लैंग्वेज टीचर है तो उसके प्रमुख गुण कौन कौन से होने चाहिए। तो शिक्षक लेखन में निपुण हो, यानी कि जो शिक्षक है उसका लेखन कार्य जो है वो निपुणता का मतलब दोस्तों यहाँ पे यह है कि वो जो भी शब्द लिखे बोर्ड पे वो बिल्कुल करेक्ट लिखे, ना कि उसकी वर्तनी में कहीं भी कोई त्रुटि हो। भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, जो भी भाषा वो पढ़ा रहा है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए उसको। और प्रवाह में वक्ता भी हो, यानी कि वो धारा प्रवाह बोलने वाला हो। वक्ता का मतलब बोलने वाला अपने विषय के बारे में। और शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, और जो भी शिक्षक है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो ये एक सफल भाषा शिक्षक के गुण हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, वाक्य को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों वाक्य यानी कि सेंटेंस के बारे में यहाँ लिखना है। तो वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। तो हमारे जो भी अपने भाव हैं हम उसको कैसे व्यक्त करते हैं? अपने भाव को जो व्यक्त करते हैं वो सेंटेंस के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक अर्थपूर्ण भाव रखता है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। वाक्य यानी कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें, आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। तो इसमें पहला आकांक्षा, योग्यता, 3 आवश्यक तत्व हैं। यहाँ पे देखिए आकांक्षा, योग्यता, और यहाँ पे देखिए एक तत्व लिखा ही नहीं है, 3 तत्व बोल दिया है। तो यहाँ पे वाक्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? आकांक्षा यानी कि जो भी चीजें आवश्यक हैं, जिसकी इच्छा है वो आती है। और योग्यता सेंटेंस को मेक यानी कि बनाने की योग्यता, और उसको यहाँ पे हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति की योग्यता भी होनी चाहिए। किसी भी सेंटेंस को अगर आप बना तो ले रहे हैं लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप कहीं ना कहीं आपका जो सेंटेंस है या जो आप चीज़ों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो अधूरा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या करा? वाक्य के प्रकार लिखिए। तो दोस्तों वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य।
जैसा कि आपको इंग्लिश में भी पता है कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, तो ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। दोस्तों उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना, निरादर, यानी कि वहाँ पे उपेक्षा का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पर आपको इग्नोर किया जा रहा हो, वो हो गई उपेक्षा। लेकिन अपेक्षा का मतलब आवश्यकता से, जहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। तो दोस्तों रेखांश जिसके नीचे लगाया जाता है, ऐसे वाक्य जहाँ पे उसके नीचे अंडरलाइन की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखांकित। हिंदी में कहते हैं रेखांकित, रेखा से अंकित। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नभ, अंबर, गगन, व्योम। नभ, व्योम, अंबर, गगन, अंतरिक्ष, ये सब क्या है, आकाश के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं। दोस्तों ओ और औ ये अनुनासिक स्वर के वर्ड हैं, ओ औ। अब यहां पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 34, संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। संधि और संयोग ये 2 शब्द दिए हैं, इनके विलोम बताने हैं। तो संधि का विलोम जो होता है वो होता है विग्रह, और संयोग का विलोम होता है वियोग। दोस्तों देखिए बहुत ही आसान, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि जो बहुत टफ हो, और यही बेस आपके आगे टेट, सुपर टेट में भी काम आएगा। तो जो भी भाई बहन चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दिया करिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि क्या है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका पहला चैप्टर ही ध्वनि से शुरू होता है। ध्वनि का मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपन से ले सकते हैं, यानी कि कोई ध्वनि का मतलब आवाज से हम लगा सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई होती है ध्वनि। तो सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से एक ध्वनि निकलती है, और उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश में हमारे मुंह से ध्वनि निकलेगी, हिंदी भाषा बोल रहे हैं तो हिंदी भाषा में। तो ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, भाषा किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए ध्वनि चिन्हों की समष्टि को ही भाषा कहा जाता है। तो दोस्तों जहाँ पर ध्वनि चिन्ह इकट्ठा होते हैं वो क्या हो जाता है, भाषा का रूप ले लेते हैं। जैसे कि हम अपने मुंह से आवाज़ निकालते जा रहे हैं, आपको पढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है वो एक भाषा के रूप में निकल रही है। वो भाषा कौन सी है, हिंदी। तो यहाँ पे ध्वनि चिन्हों की समष्टि को ही हम भाषा कहते हैं, यानी ध्वनि चिन्हों के जो रूप हैं, जो उनका यहाँ पे हम कह सकते हैं कलेक्शन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है। भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। जो भाषा है इसका निर्माण किस तरह से होता है, तो ये ध्वनि संकेतों पर, इसका ध्वनि संकेतों पर ही ये भाषा का संपूर्ण ढांचा निर्भर करता है। किस तरह से दोस्तों, जो हम अपने मुंह से ध्वनि निकाल रहे हैं उसी ध्वनि से ही भाषा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे, श्रवण कौशल से। अगर हम अपने मुंह से कोई ध्वनि निकाल रहे हैं, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और अगर आपका श्रवण कौशल या आप सुन नहीं पा रहे हैं तो हमारा पढ़ाना बेकार है, यानी कि हमारी भाषा यानी हमारे बोलने का, हमारे पढ़ाने का कोई वैल्यू नहीं है। तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। दोस्तों हिंदी भाषा में स्वर 11 और व्यंजन जो होते हैं वो 13 होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, अगर टोटल पूछेगा तो 52, हिंदी भाषा में 52 वर्ड होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखेंगे, स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुंह से निकलता है वो स्वर कहलाते हैं।
हिंदी में अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ कुल 11 स्वर होते हैं। तो दोस्तों देखिए हिंदी भाषा में जो स्वर हैं वो किस तरह से, वो बिना अवरोध के हमारे मुंह से निकले, यानी कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें स्वयं को उच्चारित करने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसा कि आपको पता है कि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो इस तरह से जो स्वर है वो 11 हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? इन शब्दों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वो प्लुत स्वर होते हैं। तो यहाँ पर हमें केवल ह्रस्व और दीर्घ ही पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था कि दीर्घ स्वर के बारे में पूछ रहा था। तो दीर्घ स्वरों की यहाँ पे जो दीर्घ स्वर होते हैं वो ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा उनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। जैसे अगर हम आ बोल रहे हैं तो आ जो ह्रस्व आ बोल रहे हैं तो वहाँ पे समय कम लगेगा, लेकिन अगर हम दीर्घ आ बोलेंगे तो हमारा जो मुंह है वो तेजी से खुलेगा और ज़्यादा देर तक खुला रहेगा। आ ई, तो जो दीर्घ है वो ज़्यादा टाइम तक बोलना पड़ता है, यानी कि उसमें 2 मात्रा का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 42 हम देखेंगे, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुखद्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है तो वो होते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से, क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर ही केवल आ रहा है। यहाँ पे देखिए 5वां अक्षर नहीं लिया गया क्योंकि वो अनुनासिक में आते हैं, और यहाँ पे हमें केवल कौन से वर्ड पूछे गए? स्पर्शी व्यंजन पूछे गए हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुखद्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है। तो यहाँ पे देखिए च छ ज झ स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 पे अग्नि, अमृत और गणेश के 2 समानार्थक शब्द लिखो या पर्यायवाची शब्द लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे अग्नि मतलब आग, जिसको अनल और पावक भी कहते हैं, अमृत पीयूष सुधा, और गणेश लंबोदर और गणपति। तो ये 2 पर्यायवाची शब्द हैं। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।